हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है एंड आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स विद पावर विद इन एजुकेशन। और हम लोग बातचीत करेंगे नेट जेआरएफ के एग्जाम के बारे में। बेसिकली एग्जाम जब भी हम कोशिश करते हैं या प्लान कर रहे होते हैं नेट जेआरएफ एग्जाम देने के लिए, तो कुछ बेसिक डिटेल्स तो हम सभी को मालूम होती है। यानी कि नेट किस लिए दिया जाता है, जेआरएफ किस लिए दिया जाता है, कितनी बार ये कंडक्ट किया जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो काफी बार मिस हो जाती है या फिर बीच में चेंज हुई थी, उस वजह से थोड़ा सा गैप रह जाता है। तो आइए थोड़ा सा रिविजिट करते हैं कुछ बेसिक्स पे अबाउट द नेट जेआरएफ एग्जाम। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि व्हाट इज नेट जेआरएफ एग्जाम। तो नेट जेआरएफ यानी कि सबसे पहली चीज हो गई आपकी नेट, दैट इज एन गोज फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए इसी के अंदर आंसर है कि व्हाट इज द नेट एग्जाम, देन डैश एंड देन इट इज JRF, यानी कि J गोज फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जब हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो नेट एग्जाम जो भी बच्चे क्लियर कर लेते हैं वो नेशनल लेवल पे, वो नेशनल लेवल पे एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन किस चीज के लिए एलिजिबल? सो दे बिकम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। यानी कि जो लोग भी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ हम नेट के हिस्से की बात कर रहे हैं, नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी लोग नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं दे बिकम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन इंडिया। कहने का मतलब है कि अगर आप नेट एग्जाम क्लियर करते हैं साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में, तो नेट एग्जाम हमेशा किसी सब्जेक्ट में किया जाता है और वो सब्जेक्ट ज्यादातर आपके मास्टर्स से निकल के आता है। मान लीजिए मेरा मास्टर्स है इन साइकोलॉजी, तो आप अपना नेट एग्जाम साइकोलॉजी में दे सकते हैं। सो जब मैं नेट एग्जाम साइकोलॉजी में दे दूंगा तो नाउ आई कैन टीच एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कि आपके जो बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे आपको प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो जो परमानेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फर्स्ट एंट्री होती है वो एंट्री कहलाती है असिस्टेंट प्रोफेसर। आप काफी साल बाद, जब असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के बाद आप काफी साल बाद एक एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर बन सकते हैं। देन आप एसोसिएट प्रोफेसर से चाहे तो कुछ टाइम के बाद आप प्रोफेसर के तौर पे बन सकते हैं। लेकिन जो एंट्री लेवल होता है यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर के लिए वो कहलाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो फर्स्ट परमानेंट पोस्ट होती है। काफी टेम्पररी पोस्ट भी होती है, यानी कि आप एज अ गेस्ट लेक्चरर भी पढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो एज एन एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एक टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी पढ़ा सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी निकलती है नेट। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करके ये कहा था कि 2021 से वो थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं फॉर लेक्चररशिप एज वेल एज फॉर पीएचडी। तो उन्होंने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंजेस करे, जिसमें वन ऑफ द चेंजेस वाज कि अभी तक अगर आपके पास केवल नेट क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, देन आप परमानेंट पोस्ट के लिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब 2021 से जो चीज ऐड होगी वो ये है कि अलोंग विद योर नेट यू विल ऑल्सो रिक्वायर योर पीएचडी टू बी एलिजिबल फॉर द परमानेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। आप एडहॉक के लिए, गेस्ट लेक्चरर के लिए तब भी केवल नेट से पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी या तो पीएचडी बिल्कुल फाइनल ईयर में हो या सबमिट होने वाली हो या बिल्कुल एंड में काम चल रहा हो उसका, या फिर आपको अवार्ड हो चुकी हो पीएचडी, तो नेट अलोंग विद पीएचडी के जो क्राइटेरिया मैंने बताए
will make you eligible for the permanent post of assistant professor in India with respect from 2021. अब आता है हमारा जेआरएफ. जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप. जब हम नेट एग्जाम की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए नेट एग्जाम का एक बेनिफिट जो है वो ये है कि आप लोगों को अगर मान लीजिए आप कहीं पे पीएचडी के लिए या फिर कहीं कोई रिसर्चर की पोस्ट खुलती है, रिसर्च असिस्टेंट या फिर रिसर्च एसोसिएट, अगर मान लीजिए ये कोई पोस्ट खुलती है तो जिन लोगों के पास नेट क्वालिफिकेशन होता है उनका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है. मान लीजिए आपके रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट खुली है 20,000 पे, तो अगर आपका नेट क्वालिफिकेशन होगा तो आपको 24,000 या 26,000 के करीब मिलेगा. ये सब मेंशन होता है. काफी जगहों पे आपको नेट एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाता है पीएचडी में. डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है कि आप जो उनका एंट्रेंस एग्जाम है यूनिवर्सिटी का वो देने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने नेट एग्जाम क्लियर किया हुआ है. इसके साथ साथ में एक छोटी सी चीज जो सामने आती है वो ये आती है कि जब हम नेट एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या यही खूबियां हैं नेट एग्जाम की. तो उस केस के अंदर हम लोग जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि नेट कोई स्कॉलरशिप अमाउंट तो आपको नहीं देता है. अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो ये बस एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, लेकिन कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको मिल सकते हैं. एक तो ये हो गया कि आपको डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में मिलेगा. दूसरा, अगर आप रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट के लिए एनसीईआरटी, डीआरडीओ, एक्सवाईजेड जगहों पे अप्लाई करेंगे तो जिनका नेट क्लियर होता है उनको स्टाइपेंड रिलेटिवली ज्यादा दिया जाता है. उसके बाद में तीसरी चीज जो है कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उन एजेंसीज के साथ में, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में आप नेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आप वहां पे जॉब ले सकते हैं या आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. ऐसे कौन सी जगहें हैं, ऐसी कौन सी एंटरप्राइजेज हैं, एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे केवल नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप उनके इंटरव्यू के लिए या जब वैकेंसी निकलती है तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ जो जगहें हैं जैसे कि हो गया आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और जैसे आपका हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या फिर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, या फिर भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स. तो ये कुछ और ऐसी कोई कई और भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयूज या फिर गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जहां पे आप नेट एग्जाम के बेसिस पे जब उनकी वैकेंसी निकले तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ये वाला जो हिस्सा रहता है कि आप पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हैं, ये थोड़ा रिलेटिवली अंडर बेसिकली मतलब बहुत लोग इस चीज को जानते नहीं है, या फिर बहुत लोग जानते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं या क्या प्रोसीजर है. एक तरीके से देखा जाए तो जब आप पीएसयूज के अंदर नेट के साथ अप्लाई करते हैं तो 50 से लेकर 70,000 तक की सैलरी का स्कोप वहां पे रहता है. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी डिपेंड करता है कौन कैसे कर रहा है, लेकिन लगभग 60 से 80,000 पर मंथ का ऑन एन एवरेज सैलरी आपका मंथली बेसिस पे बन सकता है परमानेंट पोस्ट के लिए, काफी जगहों पे एडहॉक पोस्ट के लिए भी. अब नेट के बाद आता है आपका जेआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप. तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप जैसे ही नाम समझ रहे हैं ये एलिजिबिलिटी नहीं है. जिसका जेआरएफ क्वालिफाई है उसका नेट भी क्वालिफाइड माना जाता है. यानी कि अगर केवल नेट क्वालिफाई किया है आपने और अगर केवल आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो जेआरएफ क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपका नेट भी क्वालिफाइड है. तो मान लीजिए एक ही एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का, ये मान लीजिए नेट जेआरएफ का एग्जाम है, उसमें ये कुछ रैंक बनी स्कोरर्स की. ये मान लो आपके कुछ टॉप रैंकर्स हैं और ये आपके मान लो कुछ अदर रैंकर्स हैं. तो टॉप रैंकर्स को हम लोग कहते हैं जेआरएफ और ये हो गया नेट.
तो जेआरएफ वालों को भी यहाँ पे नेट होता है। तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है या फिर केवल नेट क्वालिफाई किया है। तो जो भी टॉप स्कोरर्स होते हैं उनको जेआरएफ अवार्ड किया जाता है। अवार्ड शब्द जो है वो अपने आप में कह रहा है कि कुछ इसके साथ में एडिशनल चीजें हैं। तो क्या है कि जेआरएफ इज योर जूनियर, जूनियर का मतलब हो गया कि आपका एंट्री लेवल रिसर्च फेलोशिप। यानी कि अगर आप एमफिल या फिर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, देन जेआरएफ की मदद के साथ में आपको मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड दिया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले स्टाइपेंड रिवाइज हुआ था, तो जो करंट स्टाइपेंड है पहले 2 साल के लिए आपको जेआरएफ दिया जाता है, फिर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन होती है आपने कितना काम किया है इस दौरान में, देन आप चाहे तो आपको एसआरएफ अवार्ड किया जा सकता है, जहां पे जूनियर की बजाय आप सीनियर हो जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो। तो जब जेआरएफ में आप ये मान लीजिए लगभग लगभग पहले 2 सालों में आपको हर महीने तकरीबन 40 से 45 हजार रुपए दिए जाते हैं, और फिर बाकी साल में आपको लगभग 50 के आसपास का अमाउंट मिल जाएगा। ये अमाउंट पहले रिलेटिवली कम होता था, लेकिन कुछ टाइम में बढ़ा के अब जो आपका पूरा एचआरए मिला के जो अमाउंट बैठता है पहले 2 साल के अंदर, वो लगभग 40 के आसपास बैठ जाता है आपका। और ये है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि ये एक फेलोशिप है, एक अमाउंट है जो अवार्ड करी जाती है नेट एग्जाम के टॉप स्कोरर्स को, और उन टॉप स्कोरर्स को मंथली बेसिस पे अगर वो पीएचडी और एमफिल में एनरोल हो जाते हैं विद इन 2 इयर्स, तो उनको ये अमाउंट अवार्ड की जाती है मंथली बेसिस पे। उसका प्रोसीजर ये रहता है कि उस यूनिवर्सिटी या के आप स्कॉलरशिप सेल से बात कर लीजिए और वो बाकी की डिटेल्स आपको बता देते हैं। तो ये कुछ बेसिक है आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम। ये बेसिकली कंडक्ट किया जाता है पहले, यानी कि जुलाई 2018 तक इसको सीबीएसई कंडक्ट करता था, लेकिन दिसंबर 2019 से लेके प्रेजेंट अभी तक इसको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है। सीबीएसई पूरी तरह से कंडक्ट नहीं कर पा रहा था एग्जाम्स, साथ ही साथ में सीबीएसई का मैन पावर काफी कम पड़ रहा था। तो कुछ टाइम पे जो भाजपा सरकार है उन्होंने एक नेशनल एजेंसी बनाने का प्लान किया हुआ था कि हम लोग एक नेशनल एजेंसी बनाएंगे जो इंडिया के सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराया करेगा। इस समय पे आपका जेई मेंस, आपका नीट का एग्जाम, एनटीए का एग्जाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये सारे के सारे एनटीए कंडक्ट करता है, और कुछ समय में बाकी ऑल जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके, वो सारे एग्जाम्स आपके एनटीए ही कंडक्ट किया करेगा, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे। तो 2019 से लेके प्रेजेंट में एनटीए ने टेक ओवर किया और ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। जब पहले सीबीएसई था तो काफी प्रिडिक्टेबल पेपर आता था, सिलेबस लगभग सेम ही था। 2019 में एनटीए ने लिया और जनवरी 2020 में एनटीए ने फैसला किया कि वो सिलेबस चेंज करेगा। तो कुछ एडिशंस किए गए सिलेबस में, और आपको जो नया सिलेबस है एनटीए का वो जनवरी 2020 से अब तक लागू है। साथ ही साथ में कब ये कंडक्ट किया जाता है, साल में 2 बार, यानी कि आपका ये 2 टाइम्स अ ईयर, एक यूजुअली किया जाता है आपका जून जुलाई के टाइम पे, और एक आपका किया जाता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे। कोविड की वजह से काफी सारी चीजों में चेंजेस आए और एग्जाम आगे पीछे हुए, लेकिन जो बेसिक जो टाइम फ्रेम है वो ये है कि एक एग्जाम आपका जून जुलाई के टाइम पे होता है, जिसका आपको काफी टाइम पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारी डिटेल्स आ जाती है, और एक नवंबर दिसंबर में किया जाता है। बेसिक एग्जाम डिटेल्स आपकी ये है कि ये आपका एग्जाम जो है वो बेसिकली 2 पेपर का मिक्सचर है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका वो है जनरल का। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में 10 यूनिट्स का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इसका है और 10 यूनिट्स का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इसका है। पेपर 1 के अंदर ये कंफर्म्ड है कि हर यूनिट से 5 सवाल आएंगे, यानी कि
10 यूनिट्स 5 क्वेश्चन इक्वल्स टू 50 सवाल आते हैं। यहां पे आपके 100 सवाल आते हैं और ये 100 सवाल का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस में से कितने आ जाए। ऑन एन एवरेज हम एज्यूम करते हैं कि हर यूनिट से कम 10 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन किसी से कम किसी से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड है कि हर यूनिट से 5 सवाल आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में आपका जो छोटी सी डिटेल आपकी पड़ जाती है एग्जाम की, वो ये पड़ जाती है कि ये आपका ऑनलाइन एग्जाम है, आपका एमसीक्यूज का एग्जाम है। एमसीक्यूज के बाद में 3 आवर्स का ये एग्जाम है और 3 आवर्स के एग्जाम में आपको पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करना होता है। पहले जुलाई 2018 तक ये हुआ करता था, पेपर 1 होता था, वो ले लिया करते थे, कुछ 15-20 मिनट का टाइम देते थे, देन पेपर 2 हुआ करता था। अब क्या है कि 3 घंटे का टाइम होता है और आप पेपर 1 से शुरू होता है, आप चाहे तो पेपर 2 पे भी स्विच कर सकते हैं, वापस पेपर 1 पे भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली 3 घंटे में पेपर 1 और पेपर 2 आपको कंप्लीट करना होता है। ये स्ट्रक्चर है जो हमें एनटीए ने दिया है। अब हम कुछ टाइम में बात करेंगे सिलेबस की एग्जाम के, कि बेसिकली क्या सिलेबस है। तो जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो आप चाहेंगे तो इसी में हम लोगों ने सिलेबस अटैच भी किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज जो यूनिट वाइज सिलेबस आपका पड़ता है वो ये पड़ता है, जैसे कि पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर है आपका, उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, देन आपका लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, देन आपका आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन के सवाल आते हैं। और ये सारा का सारा आपका पेपर 1 बनाता है। ये आपके वो जनरल पेपर्स हैं जो मेजरली एग्जाम्स में आपको दिए जाते हैं, ये वाला सिलेबस। लेकिन पेपर 2 का जो सिलेबस है, पेपर 2 के सिलेबस में चेंजेस करने के बाद में उन्होंने यूनिट 1 है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग एकेडमिक साइकोलॉजी इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, वेस्टर्न में कैसे डेवलप हुआ, उसके बाद पैराडाइम्स किस तरीके के हैं, ये सारी की सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। यूनिट 2 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स है, जिसके अंदर बेसिक रिसर्च स्टैट्स का आपको कंटेंट दिया जाता है, जिसपे आपके 10 पैराग्राफ बेस्ड सवाल आते हैं। देन आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसके अंदर रिलायबिलिटी, आपकी कुछ जैसे आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजों के बारे में बातचीत करी है। कुछ कॉमन पॉपुलर टेस्ट जो है उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। देन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसके अंदर हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। देन आपका जनरल साइकोलॉजी कवर्ड होता है, जिसके अंदर आपका अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, ये सब आता है। साथ ही साथ में आप थिंकिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। देन आप पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस, कोपिंग, सोशल साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन, एंड देन आपका फाइनल यूनिट जो है इमर्जिंग एरियाज, जिसके अंदर जो कुछ नए एरियाज नए डेवलप हो रहे हैं फील्ड में, अभी जो कुछ निकल के आ रहे हैं साइकोलॉजी में, उन एरियाज के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को हम पढ़ते हैं, जैसे कि जेंडर स्टडीज की बात हो गई, पीस स्टडीज की बात हो गई, देन हमारा कुछ हेल्थ पे भी फोकस है। देन आपका टेक्नोलॉजी जब आपका इंटरैक्ट करती है तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा चीज को हम लोग यूनिट 10 में पढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर 1 और पेपर 2 बनता है। सिलेबस आपका जो है वो अटैच्ड है, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी आपकी नेट जेआरएफ के एग्जाम के बारे में। अगले वाले में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत करेंगे कि हम कैसे नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए बेसिक स्ट्रैटेजी और एक स्ट्रक्चर सेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में या जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट में आप नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर सके। तो इसके लिए जो बेसिक स्ट्रैटेजीज आपको हम दे पाएंगे वो बेस्ट तरीके से आपको हम अगली वीडियो में कराएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।